एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे नीट के लिए सब कुछ इफेक्टिवली रिवाइज करना है, और नीट एग्जाम से पहले जब आपको सब कुछ रिवाइज करना होगा 1 या 2 दिन में, तो आपको तब कैसे करना है, तो सब कुछ बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपको देने होंगे बहुत सारे मॉक टेस्ट, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती और आप गलत करो और आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। बिकॉज इतना सारा सिलेबस है, आपको कुछ चीज़ें आती है और कुछ चीज़ें नहीं आती। तो जो चीज़ें नहीं आती वो आपको ऐसे नहीं पता लगेगी कि यार मुझे ये नहीं आता या ये आता है। वो आपको तब पता लगेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे और आपकी वो चीज़ें गलत होगी या सही होगी, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये मुझे याद है और ये मैं भूल गया। सो फर्स्ट थिंग इसकी इफेक्टिव रिवीजन आपकी तभी हो पाएगी जब आप लोग बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे। बिकॉज उसको दिए बगैर तो आपको नहीं पता लगने वाला कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक है और किस पे आपको वर्क करना है, किसको आपको पढ़ना है, कैसे आपको करना है। उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी नेसेसरी। अब आपने मॉक टेस्ट दे दिया, अब क्या करें? तो सेकंड इसके अब आपको करना होगा उसे बहुत अच्छे से एनालाइज, ताकि आपको पता लगे कि आपके वीक एरियाज कौन से। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसे एनालाइज करके यही नहीं पता लगा रहे कि आपको किस टॉपिक पे वर्क करना है, कौन सा आपके वीक एरियाज, तो उस मॉक टेस्ट को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसको दे के आपने टाइम वेस्ट किया। सो नाउ एनालिसिस कैसे करनी है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक और वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले आप वो टॉपिक्स देखोगे जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे, ठीक है, जो आपने पेपर छोड़ दिया। तो वो टॉपिक्स है जो आपके मतलब आपने कवर नहीं करे, तो वो आपका सिलेबस ही कवर नहीं है, तो वो उस कैटेगरी में चले जाएंगे। सेकंड, आपके वो टॉपिक्स है जो आपने अटेम्प्ट तो करे क्वेश्चंस, बट उसके बाद भी आपके वो गलत हो गए। इसका मतलब ये है कि या तो आपका उसमें कोई कंसेप्चुअल एरर है, ठीक है, आप उसे ढंग से नहीं समझ पाए हो, या आपको उस टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है। तो मतलब वो आपके वीक एरियाज है, वो आपके मेन टॉपिक्स वो है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। थर्ड होती है आपकी सिली मिस्टेक्स। तो ये 3 चीज़ होती है जो हम टेस्ट में गलतियाँ करते हैं। तो जो फर्स्ट है आपकी, वो आपका सिलेबस का इशू है कि आपने वो पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। थर्ड जो आपकी सिली मिस्टेक्स है, वो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उससे ही आपकी रिड्यूस होती है। उसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिससे आप वो एकदम से इंस्टेंट रिड्यूस कर लो। मेरी भी बहुत होती थी। जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, 20 क्वेश्चन इतने होते थे जो मेरे सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत होते थे। और मुझे इतना बुरा लगता था कि यार अगर ये गलत ना हो तो 100 मार्क्स तो मेरे इंस्टेंट बढ़ सकते हैं, बट वो नहीं हो रहे। मैं अगर 550 पे हूँ तो मैं सीधा 650 तक जा सकती हूँ, बट ये सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है। तो जो सिली मिस्टेक्स आपकी होती है उसको आप तभी रिड्यूस कर पाओगे जब आप और मॉक टेस्ट दोगे, ताकि आपको कम टाइम में और एक्यूरेसी से पेपर सॉल्व करना आ जाए। जो मेरे स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन गलत होते थे रिपीटेडली मॉक टेस्ट देने के बाद, नीट एग्जाम में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे सिली मिस्टेक्स की वजह से। दुख मुझे तब भी हुआ था, बट मेरे को इस बात की खुशी थी कि यार चलो सिर्फ 2 हुए, इससे ज़्यादा नहीं हुए। अगर कोई क्वेश्चन ना आता हो और तब गलत हो रहा हो तो वो फिर भी हजम हो जाता है, ठीक है, हम फिर भी एक बार को ठीक कहते हैं कि ठीक है नहीं आता था, पढ़ा ही नहीं था। बट कोई क्वेश्चन आता है और वो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत होता है, तो वो नहीं बर्दाश्त होता, बहुत बुरा लगता है, गिल्ट होता है कि यार क्यों मैं ये आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाया। जो मुझे +4 दे सकता था उसने मुझे -1 दे दिए, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स के लिए आपको एक ही तरीका है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे दो, एंड रिड्यूस हो जाएगी टाइम। आप देते रहोगे, आपको कम टाइम में और एक्यूरेसी से पेपर सॉल्व करना आता रहेगा, ठीक है, तो वो आपकी टाइम भी रिड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड गलतियों की, जो मेनली आपका रिवीजन वाला पोर्शन है। वो टॉपिक जो आपने पढ़े हुए बट स्टिल आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक ये कि आपको वो टॉपिक जो है, या तो आपने उस पर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, तो जैसे आपसे उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। दूसरा, या तो उसको आपने ढंग से नहीं समझा, जिस वजह से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तीसरा, सब कुछ है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी है, आपने समझा भी है, बट आप भूल चुके हो, रिवीजन का इशू है, तो आपको याद नहीं आया और आप गलत कर गए। तो काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, बट रीज़न चाहे कुछ भी हो, कंक्लूजन यही है कि आपको उस टॉपिक की रिवीजन करनी है। तो आपको ये पता लग गया इससे टेस्ट देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, कि यार ये वो टॉपिक्स है जिसकी मुझे रिवीजन करनी है। अब आपको ये देखना है कि यार वो जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो किस रीज़न से हुआ है, ठीक है, रीज़न आपको खुद फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी लग रही है तो और उस टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको कंसेप्ट की गलती लग रही है तो आप एक बार जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक की कोई वीडियो देख लो, जहाँ पे 10-15 मिनट्स में वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए गए हो, तो और आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको रिवीजन का इशू लग रहा है तो आपको फिर उसे रिवाइज करना है। अब बात आती है कि रिवाइज कैसे करना है। ये इशू हो रहा होगा आपको अभी भी कि अभी आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, और आप अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई चैप्टर पढ़ा, तो 5-7 डेज बाद अगर आपको उसे रिवाइज करना है तो कैसे करें? आप भूल जाओगे अगर उसे रिवाइज नहीं करोगे 1 महीने बाद सीधा, तो वो अब आपको कैसे करनी है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप रिवाइज करोगे, क्योंकि वो आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आपको रिवीजन का टाइम भी आप बहुत कम दे पा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप 2-2 3-3 घंटे एक चैप्टर को दे रहे हो।
आपको तो ऐसा होगा कि यार कोई चैप्टर बस हमारा 30-40 मिनट्स में रिवाइज हो जाए या उससे भी कम में रिवाइज हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा आपको इशू हो रहा होगा कि यार रिवीजन करनी है बट बहुत कम टाइम में करनी है। तो मैं बेस्ट तरीका बताती हूँ कि कम से कम में कैसे आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। बिकॉज जितना मैं बता रही हूँ उतना तो मिनिमम है जो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगी प्रॉपर रिवीजन। तो आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करने होंगे शॉर्ट नोट्स से माइंड मैप्स। बिकॉज प्रॉपर एनसीईआरटी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। आप बहुत कम टाइम एलोकेट कर रहे हो चैप्टर के रिवीजन के लिए, तो उतना ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो शॉर्ट नोट्स करो या माइंड मैप्स रीड कर लो, या फिर अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी नहीं प्रॉपर डिटेल नोट्स करने हैं तो भी मैं कहूँगी कि मेटिजी बुक से कर लो। ठीक है, पीडीएफ आपको सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा। तो वो आप देख लो, वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स माइंड मैप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिए, उसके बाद आपको करनी होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिकॉज रिवीजन में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से रिवीजन नहीं होगी, आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, लेकिन अब इतने कम टाइम में कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो मेजर जो आपकी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो टारगेट हो पाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अभी से थोड़ी मेहनत करनी होगी। जब आप अभी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसे पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उसे आपको स्टार मार्क या सर्कल करना होगा। अगर आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 100 और आपसे 30 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो 30 क्वेश्चन को सर्कल कर लो। और अब जब आप रिविजन करोगे तो आपको वो 70 क्वेश्चन नहीं करने जो आपसे हो गए, क्योंकि जो आपसे हो गए वो आपसे बाद में भी हो जाएंगे। जो 30 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जो आपको डिफिकल्ट लगे या जो आपसे नहीं कर पाए, ठीक है, जो आपको ट्रिकी लगे, वो आपको करना है। बिकॉज वही वो क्वेश्चन है जो अगर एग्जाम में आ गए ना तो आप अटकोगे और आप गलत कर सकते हो। तो उन क्वेश्चंस को टारगेट करो। ठीक है, उन क्वेश्चंस को करना है। अब आपको पता लग गया कि रिवाइज कर लिया आपने थ्योरी, और आपको पता है कि यार ये वो क्वेश्चंस है जो अगर मैंने रिवाइज कर लिया, जो मैंने एक बार प्रैक्टिस कर लिए, तो मुझे इंप्रूवमेंट मिलेगी मेरे मार्क्स में। बिकॉज ये मेरे गलत हो रहे हैं। सही वाले क्वेश्चन को दोबारा कर लोगे, ठीक है, तो आप सोचो कि मैंने रिवाइज भी कर लिया, मैंने सब कर लिया, पर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपने वो क्वेश्चंस करे जो आपको ऑलरेडी आते थे। तो उससे आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। आपको वो करने हैं जो आपको नहीं आते, तभी इंप्रूवमेंट होगी। तो उस तरह आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवाइज करना, और सेम ऐसे ही आपका रहेगा। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया और आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है क्योंकि आप भूल गए हो, तो अगेन उस चैप्टर की आपको या उस टॉपिक की थ्योरी वगैरह पढ़ लो एंड वही क्वेश्चन रिवाइज करके देखो जो आपसे नहीं हो रहे थे, ठीक है, और फिर ट्राई करना। तो ये आपको करना है। अब लास्ट में बात आती है कि अगर नीट से 1 या 2 दिन पहले जब आपको सब कुछ रिवाइज करना होगा, तब आपको क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है और तब आपको कैसे करना है। तो तब भी मैं ये बोलूँगी कि शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स किसी एक चीज़ से रिवाइज करना। ठीक है, फिजिक्स के लिए वो देख लिया मेडिजी बुक, या फिर मेडिजी बुक से पढ़ लिया आपने। ठीक है, फॉर्मूला शीट्स देख लिया, बिकॉज फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर्मूला भूलना एक भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एंड लास्टली आपके जो जो क्वेश्चन है जो आप कैसे करते करते बच गए ना, सपोज अगर आपने 100 क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सॉल्व करे हैं, सेकेंड डिवीजन में आपको 30 करने थे, तो थर्ड डिवीजन के टाइम पे और कम हो गए, 10 हो गए। इस तरह करते करते आपके जो पूरे फिजिक्स के मिला के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके रिवीजन वाले, वो देखने हैं आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन है आपके पूरी फिजिक्स के जो आपसे नहीं हो पा रहे थे। और एक बार आपको बस उन्हें देखना है। अगर एक बार आप पहले एग्जाम में जाने से पहले उन्हें देख लोगे ना, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। देन केमिस्ट्री में अगेन आपको फॉर फिजिकल आप या तो शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुला शीट्स, एंड अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एक्सेप्शन शीट्स एंड शॉर्ट नोट्स, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको रिएक्शन शीट्स एंड शॉर्ट नोट्स। बाकी अगेन क्वेश्चंस वाला तरीका आपका सेम रहेगा। और बायो में बोलूँगी कि आपको, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी है अपनी प्रिपरेशन में, कि आपको मतलब ऐसा हो गया है कि बस पेज देखना है और आपको याद है, तो आप एनसीईआरटी पे जाओ। अगर आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखी है, सब कुछ कर रखी है, लेकिन अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो, तो अब आप इतनी बार तो एनसीईआरटी नहीं कर सकते कि एग्जाम से पहले अगर आप लेके बैठोगे ये बस एक नज़र देखिए और आपको सब कुछ याद हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। आपको प्रॉपर टाइम लगेगा। ठीक है, आप सब कुछ रीड करने बैठ जाओगे और इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो आप शॉर्ट नोट्स पे जाओ, बायो के लिए भी शॉर्ट नोट्स से माइंड मैप से ही करो। एंड सेकेंडली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बायो में जो आपकी रटने वाली होती है, आपके एग्जाम्पल्स, आपके साइंटिस्ट के नेम्स, आपकी डेट्स उनकी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ। तो ये सब कुछ जो रटने वाला है, इस सब की आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स मिल जाएगी बहुत सारी, जहाँ पे जितना भी पोर्शन है रटने वाला वो सारा आपको पीडीएफ्स में मिल जाएगा। इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। देखिए, आपको अलग अलग पेज पे जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार ये याद करना था, ये याद करना था। बस उन्हें खोलो और फटाफट से सब कुछ याद कर लो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो इस तरह से आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना है सब कुछ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है या नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो मुझे जरूर बताना। एंड ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी जरूर कमेंट करके जाना। सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाना, आप लोगों के सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरे को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।